बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोगों ने कल एग्जाम्पल 9 तक पढ़ लिया था। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, कोई दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही हो जो पूछने के काबिल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं फिर। कोई क्वेश्चन? इसका मतलब दो ही चीज़ें, या तो सब समझ आ रहा है या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है? चलो, इस उम्मीद के साथ ठीक है, आगे चलता हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हो घर जाके साथ साथ? देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये क्लास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली घर जाकर तकरीबन घंटा अब इस सब्जेक्ट को या 1 घंटा इन्वेस्ट करती है इस सब्जेक्ट के ऊपर। वक्त के साथ साथ जो जो आगे चलते जाओगे, जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा फिर आप अपना टाइमिंग बढ़ा लीजिएगा। क्योंकि देखो, टेस्ट जो हैं, जो वीकली टेस्ट हैं, वो एक्सक्यूज़ नहीं बनने चाहिए। ना ही आप उस अजीब से चक्कर में फंसो। पहले मैंने हालांकि सजेस्ट किया था इंस्टीट्यूट को कि आप वीकली टेस्ट मत रखा करो, अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस इन अ मंथ कर लो। इससे ये हो रहा है कि बच्चा ना डिवाइडेड रह रहा है बीच में कि टेस्ट तैयार करूं कि अगला तैयार करूं, और वो कहीं ना कहीं जब वो एक प्रॉब्लम में आता है तो या तो वो टेस्ट को ऑप्ट कर लेता है या वो स्टडी को ऑप्ट कर लेता है। तो मेरा मानना है ये काम ख़राब है, लेकिन क्या करें, इंस्टीट्यूट है, उसका अपना एक पैटर्न है, तो उनका ख्याल है वीकली जो रिजल्ट टेस्ट हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि फिर अपने सब्जेक्ट का थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेना। ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाना आप लोगों ने कि आज टेस्ट तैयार किया है या 2 दिन हो गए टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो अगला नहीं पढ़ा। ठीक है, टीचर तो पढ़ा रहा है रोज़ आके, मैं तो पढ़ाता रहूँगा। मैं तो नहीं ये देखूंगा कि अच्छा यार हमारा थर्सडे इज एक्चुअली द वुड बी द टेस्ट डे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं थर्सडे वेडनेसडे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना। कोशिश करें, इतनी लिवरेज रख लें कि बैलेंस कर लें कि जिस दिन आपका टेस्ट तैयार कर रहे हो आप कोशिश करो कि उस दिन सिर्फ रीडिंग कर लो। एटलीस्ट रीडिंग लाजमी करो, ना मेमोराइज करो, रीडिंग लाजमी करो, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो डिबेटेबल है या जिस पे आपने डिस्कशन करनी है, आप कल अगले दिन आके मेरे से डिस्कशन कर सको। ठीक है जी, यही 1.5 घंटा काफ़ी होगा, नहीं तो इसके अंदर थोड़ा सा इजाफी टाइम तब और डाल लीजिएगा जब आपको होमवर्क लिखने को मिलना शुरू होगा। ठीक है जी। सो मैक्सिमम कभी मैं आप लोगों से कोई टाइम मांग रहा हूँ इस सब्जेक्ट के लिए तो वो आपके घर के 1.5 से 2 घंटे मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1.5 घंटा वुड बी गुड इनफ टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, 1 hour 30 minutes, लेकिन डेडिकेटेड वाला प्लीज़। वो नहीं है जिसमें आपका दिमाग कहीं और है और आप किताब पे हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्टिव टाइम मांग रहा हूँ आपसे 1.5 घंटा। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बोला, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे जो हो वो आहिस्ता आहिस्ता फील करते हो कि शायद ज़्यादा पढ़ेंगे तो पास होंगे। प्रेशर है ना एक एग्ज़ाम का, ऊपर से सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करतूतों वाले होते हैं कि वो ऐसी ऐसी खूबसूरत एडवाइस करते हैं कि इंसान की पूरी लाइफ पैटर्न को चेंज करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% घर जाके भी 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ोगे तो पास होगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि टीचर ने इतना स्केड्यूल किया हुआ है कि उसने टाइम लाइन के अंदर रहते हुए हर चीज़ पढ़ा देनी है। तो अगर आप डेली बेसिस पर इतना टारगेट रखो कि जो आज होमवर्क मिला सब सब्जेक्ट्स का वो आज आपने कंक्लूड कर लिया, दैट्स योर सक्सेस। इसका मतलब आपका भी आखिरी दिन आखिरी लेक्चर होगा जो आप पढ़ रहे होगे घर जाके। क्या बात समझ आ रही है मेरी? सो प्लीज़ अपनी लाइफ के मोमेंट्स एंजॉय करते रहें साथ साथ। वो रिफ्रेशिंग मॉडल होता है आपका, आप रीस्टार्ट हो जाता है आपका माइंड। जब आप उसे डल करते रहोगे, हर चीज़ इग्नोर करते रहोगे, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं है सूटे मारने निकल जाओ दोस्तों के साथ 2 घंटे के लिए गायब हो, कहाँ जी रिफ्रेश होने गया था। ये वो वाला रिफ्रेशमेंट की बात नहीं कर रहा। रिफ्रेशमेंट मीन्स आप, मेरा मानना है 5-7 मिनट 10 मिनट का पावर नैप भी ले सकते हो। हैबिट डेवलप करो पावर नैप लेने की, अगर नहीं ली कभी किया तो। आप कोड़े बेच के सोते हो 2-2.5 घंटे के लिए जब भी सोते हो तो थोड़ा थोड़ा पावर नैप, या फिर सब्जेक्ट को चेंज करो। कोशिश करो न्यूमेरिकल पे हो थ्योरेटिकल पे आ जाओ 1-1.5 घंटे बाद, थ्योरेटिकल पे हो न्यूमेरिकल पे मूव आउट कर जाओ। ये जो स्विचिंग करोगे आप, आपका माइंड एक दफ़ा दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, सो ये कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी सी, तो इससे आपका रिफ्रेशिंग मॉडल, कहीं ना कहीं पानी से भी रिफ्रेश होता है इंसान, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिया जा सकता है। अगर ये हैबिट भी डेवलप कर लो तो ये एक अच्छी हैबिट होगी जो कि इसका नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है जी, बेटे आपका क्वेश्चन आ रहा था बिलॉ में, समझ नहीं आई।
प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करें? बेटा मेरा मानना है कि आपका माइंड फ्रेश हो। ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द 2-4 सीनियर बैठे गेम्स खेल रहे हैं या फिर गपशप लगा रहे हैं ऊंची सारी और आप उसी के दौरान बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ रहे, आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। वो आप थोड़ी देर बाद देखोगे 1 घंटा गुजर गया होगा और आपको लगेगा आपने 1 घंटा पढ़ लिया, जबकि वो प्रोडक्टिव आवर्स नहीं होगा। उसमें प्रोडक्टिव आवर मिनट्स शायद कोई 10-15 ही हो। मेरा मानना प्रोडक्टिव ये है कि आप जब प्रॉपरली पुरसकून बैठ के डेडिकेटेडली सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, वो प्रोडक्टिव आ रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, कई दफ़ा होता है ना आपके इर्द गिर्द हजूम लगा हुआ है या कुछ और, माइंड कहीं और डाइवर्ट है, तो वो प्रोडक्टिव आवर्स नहीं होते, सिर्फ आप टाइम ज़ाया कर रहे होते हो सब्जेक्ट के साथ। और ऐसा तब भी होता है जब आप अकाउंटिंग का सवाल कर रहे होते हो और 1.5 घंटा गुजर जाता है और आप लगे होते हो, और फिर आप 1-1.5 घंटा और ज़ाया कर देते हो उसके ऊपर, या फिर किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे आप पढ़ ही जा रहे हो, एक पेज नहीं समझ आ रहा, आप नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे। इसका मतलब है उस टाइम की ख़त्म हो चुकी है, उस सब्जेक्ट की ख़त्म हो चुकी है लिमिट, आप चेंज कर लो सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए। अकाउंटिंग का एक सवाल, इतना मज़े की चीज़ है, अकाउंटिंग का एक सवाल करो, मूव आउट कर जाओ, फिर वापस आके होमवर्क का एक और सवाल करो, फिर मूव आउट कर जाओ, इतनी मज़े की चीज़ है। न्यूमेरिकल का सहारा लो थ्योरेटिकल को पढ़ने के लिए। मोस्टली आप, मैं नहीं जानता, लेकिन मोस्टली आप लोगों में से थ्योरेटिकल पढ़ते हुए मुश्किल आती है, राइट और मे बी कोई हों 1-2 ऐसे स्पीशीज़ हों जिनको फिर थ्योरेटिकल से प्रॉब्लम ना होती हो, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल से डर लगता है। सो न्यूमेरिकल का एक सवाल करो, थ्योरेटिकल पे आ जाओ, थ्योरेटिकल की एब्जॉर्प्शन पावर ख़त्म होनी शुरू हो जाए, वापस न्यूमेरिकल पे चले जाओ, एक और सवाल कर लो, क्योंकि होमवर्क तो 1.5 साल मिला होता है अकाउंटिंग का, ऐसे ही है ना, तो करते रहो ऐसे, उससे शिफ्ट आता रहेगा। आप इधर ट्राई करो, हैबिट डेवलप करो, फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को इफेक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट्स फील हो रहे हैं, यानी अपने अंदर एक अच्छी चेंज नज़र आ रही है, या वर्स चेंज हो रही है, कि यानी जितना प्रोडक्टिव आप पहले कर रहे थे क्या उससे ज़्यादा कर पाए हो या उससे कम हो गई है एफिशिएंसी। ये तो इंसान नोट कर ही लेता है ना। एक दफ़ा हैबिट डेवलप करो छोटी सी, फिर देखना, फिर मुझे ज़रूर बताना। 1 हफ्ते के लिए करो, नहीं अच्छी लगेगी छोड़ के वापस अपनी रूटीन पे आ जाना, वरना 1 हफ्ते के बाद आपको अगर अच्छा लगा तो फिर उसी पैटर्न को आगे अपने लाइफ के लिए डेवलप कर लेना, क्योंकि हर फेज़ के अंदर आपके पास अकाउंटिंग, या यूं कहूँ हर फेज़ में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का कम्बिनेशन मौजूद है। स्टेज 1, स्टेज 2, CFAP, MSA, सब में सेम है। क्या बात समझ आ गई? और स्मार्ट स्टडी इज एक्चुअली द सक्सेस। हार्ड वर्क गधा भी कर रहा है, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती सही तरह। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि बेवजह एक टॉपिक के ऊपर बेतहाशा टाइम लगा देना जो कि जस्टिफाई नहीं होता। जैसे आई कैप अगर एक टॉपिक में से सिर्फ 2-3 नंबर पूछता है तो उसके ऊपर 4-5 घंटे स्पेंड कर देना बेवकूफ़ी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसमें एक आधे सवाल की प्रैक्टिस करके आप आगे जा सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्मार्ट वे होना चाहिए, ठीक है। बाकी वक्त के साथ साथ चलो चलता हूँ। मैं फिर अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जी, अगर पीछे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलूँ। अच्छा, आप लोगों के कुछ बच्चों के आने से पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब था रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और ऑरल की उतनी ही लीगल वैल्यू है जितनी एक रिटन एग्रीमेंट की होती है। जिससे आपकी पार्टनरशिप है पाकिस्तान में, मोस्टली पार्टनरशिप्स अनरजिस्टर्ड चल रही हैं। वर्बल एग्रीमेंट के ऊपर 2 दोस्त मिलते हैं, टर्म्स डिसाइड करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है, लेकिन वो भी लॉ की नज़र में उतनी ही हैसियत रखती हैं। क्या बात समझ आ गई? बस एक बात का ख्याल रहे, जहाँ पे लॉ ने स्पेसिफाई किया हो कि ये एग्रीमेंट्स ऑरल फॉर्म में नहीं हो सकते, वहाँ पे ऑरल नहीं चलेगा, रिटन चलेगा। जिस तरह प्रॉपर्टी की सेल जो है वो रिटन फॉर्म में हो सकती है, ऑरल फॉर्म में नहीं हो सकती। तो आप कह भी दो बेशक मैंने इससे पैसे ले लिए, मैंने बेच, सर मेरे दिमाग में है ही नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने बेच दी, नहीं, इस लीगल इधर यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्बल एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसी तरह आर्बिट्रेशन, जब आप सालिस मुकर्रर करते हो, 2 फ्री कैन में 2 पार्टीज में लड़ाई हो गई है, आप एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर देते हो कि ये सुलह करा देगा, तो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट भी रिटन फॉर्म में होती है, ऑरल फॉर्म में। तो अब अगर जहाँ जहाँ लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये वाला काम करना है तो रिटन फॉर्म में करोगे, तो फिर वहां पे ऑरल की हैसियत नहीं होगी। सो ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाइक पार्टनरशिप्स, unless special law requires certain contract must be written or registered under the
रेलिवेंट लॉज। पढ़े जी एग्जाम्पल 10 और 11। Example 10 or 11? 11. Adil verbally promised to sell his book to Babar for 1000. It is a valid ground because the law does not require to. किताब बेच रहा है, लॉ नहीं पूछेगा। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर सालिस को कहते हैं, दो फ्रीकैन के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान जो सुलह सफाई कराता है। पंचायत वगैरह का कॉन्सेप्ट आइडिया है आपको? थोड़ा सा गांव में वो जो एक सरपंच साहब बिठाया होता है भाई, जिरगा, यस, वो क्या कर रहा होता है? वो इनफैक्ट आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर रहा होता है। लीगल हैसियत नहीं है उसको हासिल, लेकिन वो आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, सो और लोग उसे बाकायदा अप्रिशिएट करते हैं, उसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं लोगों के ऊपर। ऐसा है कि नहीं? इसमें 11 में क्या नहीं हो रही? हाँ तो ठीक है, वर्बल एग्रीमेंट हो सकता है। मैंने कहा जहां पे, हाँ तो ठीक है ना, देखो जहां लॉ ने स्पेसिफाई ना किया हो, बुक खरीदने बेचने में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो कर लो। हाँ, अब जितने आप ये रिटेल स्टोर पे जाते हो, जितनी चीजें खरीद के आते हो किसी रिटेल शॉप से, क्या कभी रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करके आते हो? पैसे देते हो, चीज खरीदते हो, आ जाते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी है, सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन लॉ वहां पे बाउंड नहीं करता। वरना पता क्या होगा, लाइन लगी होगी परचून की दुकान पे, रिटेल स्टोर पे, और हर बंदा रिटर्न फॉर्म में पहले एग्रीमेंट करेगा, फिर कोई एक चीज खरीद रहा होगा जो भी खरीदनी होगी। तो ऐसा नहीं, फिजिबल नहीं है। ये रिटर्न फॉर्म हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में दोनों एक्सेप्टेबल है, लॉ में बराबर करते। हाँ, लेकिन ये हमेशा एक चीज लिखी जाती है कि हार्ड फॉर्म कॉपी, जो हार्ड कॉपी है वो हमेशा प्रिविलेज रखती है, एविडेंस के तौर पे जब यूज की जाती है वो हमेशा प्रायोरिटी रखती है ओवर द सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि उन्हें लगता है सॉफ्ट कॉपी में तो आजकल वो जो अडोप्ट रीडर्स हैं वो एडिटेबल बना देते हैं डॉक्यूमेंट को, जो मर्जी बनाओ, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बना दूंगा कि याद रखोगे तुम, बन जाते हैं। हाँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो बना के क्या करना तुम्हें? ठीक है जी, तो एडिटेबल होते हैं, इसलिए हमेशा हार्ड फॉर्म कॉपी को एविडेंस में प्रायोरिटी हासिल होती है जी। चलूं आगे जी। अब कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो एलिमेंट्स, कल हमने बेसिक एक लिस्ट पढ़ी थी, उसी को आगे अब मैंने फर्दर डिस्कशन करनी है। तो कंपेटेंस में मैंने दो चीजें बताई थी, आप लोगों को याद हो तो। मैंने कहा था पर्सन क्या होना चाहिए, मेजोरिटी एज में होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही थी साउंड माइंड होना चाहिए, रैशनल जजमेंट ले सकता हो, अपना अच्छा बुरा सोच सकता हो। और तीसरी बात जो मैंने नहीं डिस्कस की थी वो ये है, वो पर्सन भी कंपिटेंट होगा हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, लिस्ट है, जो डिस्क्वालीफाइड लोग हैं। अभी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, वन बाय वन हम इन तीनों पॉइंट्स को, क्लॉजेस को, ABC को डिस्कस करने लगे हैं। चलो जी आगे, एज ऑफ मेजोरिटी। ये देखो अब वन बाय वन मैं इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, जबकि मेन हेड जो हमारा डिस्कशन में चल रहा है वो कंपिटेंस है। ठीक है जी। एज ऑफ मेजोरिटी, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875, एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान इज 18 ईयर्स। हाँ, अगर आपका कोर्ट की तरफ से गार्डियन अपॉइंटेड है तो उस केस में वो कहते हैं ये बंदा बड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा होगा दिमागी तौर पे 21 साल की उम्र में। तो उस केस में whereas in case of where the guardian is appointed by the court, the age of majority extend to, बेशक वो जितना मर्जी चलाक हो, लॉ की नजर में वो माइनॉरिटी वाले राइट्स एंजॉय करेगा टिल 21st ईयर। बात समझ आ गई जी। An agreement with a minor is void ab initio, right from the beginning। कौन सा एग्रीमेंट होता था? void agreement। ये कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी की स्टेज को क्रॉस नहीं कर सकता। पढ़ो जी एग्जाम्पल 12 जरा।
जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, ऐसा होगा कि आप सपोज आसिफ साहब की बुक फॉलो कर रहे हो और मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक की कंप्लीशन तक शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन जब मैं यूजुअली एक टॉपिक शुरू करता हूँ तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो घर जाओगे आराम सुकून से उसी बुक को एज अ रोल मॉडल, दो कश्तियों में सवार नहीं होगे। इधर बेशक यही बुक से पढ़ो, स्क्रीन से पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, घर जाके दोबारा इस बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अपना मॉडल जो बनाना है, आपने रोल मॉडल बनानी है, वो एक किताब बनानी है सिर्फ। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप जिसको भी पढ़ेंगे आप उससे पास हो जाएंगे। तो लेकिन मॉडल एक रखना है, दो कश्तियों में सवार नहीं रहना। ऐसा नहीं आप में से कोई घर जाके पहले इस बुक को पढ़ता है और फिर आसिफ साहब की बुक, ऐसे नहीं करना। क्लास की हद तक ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में डिस्कशन कर ली, आपको पूरी बात समझ आ गई लॉ क्या कह रहा है। घर जाके आप वही किताब पकड़ें जिसको आप लेकर चल रहे हैं, और वो सिंगल बुक होगी। ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा आप में से कोई एक टॉपिक इस बुक से चल रहा है और एक टॉपिक उस बुक से। प्लीज ऐसे में मुश्किल आएगी पेपर में, ऐसे मत कीजिएगा। किसी एक को एक्सेप्ट कर लें, दीन दुनिया मान लें और उसी को लेकर चलें, पेपर पास हो जाएगा, गारंटेड बात है। ठीक है, सो इसलिए ऐसे मत कीजिएगा। ये मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो सिर्फ इस हद तक पढ़िएगा। मैंने कुछ चीज देखी कि आप लोग क्या कर रहे हो, कई दफा कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं आसिफ साहब की बुक में इस टॉपिक को। इधर मत करो क्लास में, इधर परेशान ना हो, इधर इसी को पढ़ लो, इसी की एग्जांपल्स देख लो, घर जाके अपना कंटेंट देख लेना। डिफरेंट कंटेंट नहीं होगा, लॉ है ये। आसिफ साहब अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते बुक में, जो लिखा है सेक्शन में ही लिखा है, और सेक्शन को इजी किया जा सकता है, सेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए तसल्ली के साथ दो दो बुक्स में कंफ्यूज मत रहो, एक चीज को देखते रहो, घर जाके आराम से अपना कंटेंट देखो, फिर इस बुक को आग लगा दो, फिर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं होपफुली जब आगे पास पेपर भी करा रहा हूँ तो मैं आपको जहाँ पे अच्छे इंपॉर्टेंट पास पेपर आएंगे, आसिफ साहब ने उसको अपनी बुक में इंक्लूड किया हुआ है, मैं वहां पे बताया करूंगा ये नेम है, तो आप में से कोई बच्चा मुझे पेज नंबर बता दिया करेगा कि इस पेज पे वो पास पेपर मौजूद है। बात समझ आ रही है? सो पूरी कंपाइल्ड वर्जन है आसिफ साहब की, उसमें सारे पास पेपर मौजूद हैं, तो ये भी पास पेपर ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो इसीलिए जरा कॉन्सेंट्रेट रखो, यहाँ पे बुक में उलझो मत, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, घर जाके उस एक बुक का सहारा लो जिससे पास करना है, दो बुक्स नहीं यूज करोगे। चलो एग्जाम्पल 12 पढ़ो। Restore the benefits under void, किसके अंदर? प्रोटेक्शन टू द माइनर, वो स्पेशली चला गया ना लॉस के अंदर, प्रोटेक्शन टू द माइनर में नहीं हो सकती। एस्टेट से सिर्फ एक सूरत में रिकवरी हो सकती है, वो भी बताऊंगा, नेसेसिटीज की सूरत में, वो जो आप कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो उसमें हो सकती है, बस और कुछ में नहीं हो सकती। सो माइनर को प्रोटेक्शन देने चला गया, और जब प्रोटेक्शन दी तो डेफिनेटली फिर स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल कर जाएगी ओवर द जर्नल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट करती हैं माइनर की प्रोटेक्शन के हवाले से। ठीक है जी, चलें आगे। ये एग्जांपल सबको समझ आ गई है, कोई ट्रांसलेशन इशू नहीं, बेटियों को भी। चलो आगे चलता हूँ फिर। क्या ज़्यादा आगे चला गया हूँ? अच्छा सॉरी, कहाँ गए हम? यहाँ पे थे, एडिशनल पॉइंट। अब ये वो पॉइंट्स हैं इस बुक में कंपाइल हुए हुए जहां पे माइनर को कुछ प्रोटेक्शन हासिल है। तो वन बाय वन हम स्पेशल प्रोविजंस पढ़ने लगे हैं दैट विल प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। देखो इस बेटे ने बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन रेज किया कि आपने अभी कल, मैंने शायद एक बात जिक्र लिखी थी शायद यहाँ पे, कि रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अंडर दी वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी हो, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, पहले ही वॉइड था या बाद में वॉइड हो गया, वटएवर, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से, अगर वॉइड, तो दोनों के उसमें अगर आपको कोई बेनिफिट आ गया हुआ है जो कि आपका नहीं है, आपने कमाया नहीं है, वो यू हैव टू रीस्टोर दैट बेनिफिट, आपको वो वापस करना है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मैंने 5 लाख दिया हुआ है, 5 लाख मुझे वापस दे दो अगर प्रॉपर्टी वापस ले रहे हो। लेकिन माइनर को कुछ प्रिविलेजेस दे दिए, जिस तरह यहां से उससे वापस नहीं, अगर यहां पे वो कंज्यूम कर लेता तो आप वापस नहीं ले सकते उससे पैसे। बात समझ आ रही है? रीजन, प्रोटेक्शन अवेलेबल है माइनर को,
अब जरा माइनर की जरा प्रोटेक्शन देखते हैं। मैं जरा फर्स्ट छोड़ के पहले बी पे आ रहा हूं। इट इज नेसेसरी दैट द माइनर मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर एन एग्रीमेंट अच्छा पर्सन मस्ट भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है। दैट द पर्सन मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर एन एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली आफ्टर ही अटेन मेजोरिटी। माइनर की करेक्ट कर लो, पर्सन लिख लो, इसको ज्यादा बेहतर है जो इस बुक से पढ़ रहे हैं। देखो बेटे, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आई मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी 18 साल से मेरी 18th हैप्पी बर्थडे गुजर गई हो, ठीक, तब मैं competent टू कॉन्ट्रैक्ट हूं लॉ की नजर में। अगर मैं मैं कहूँ 17 साल का हूं या 18वीं बर्थडे आने वाली 1 महीने तक और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो जिस स्टेज के ऊपर मेरी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उस वक्त मैं माइनर हूं। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। और आज अगर एक एग्रीमेंट एक दफा वॉइड डिक्लेयर हो गया, कल को दोबारा अलाइव, इवन दैट मैं कहूं यार मैं ही हूं ना, आई एम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऑन करता हूं अपनी पुरानी ऑब्लिगेशन भी, लॉ कहता नहीं, कर ही नहीं सकता। तो 18 साल से पीछे वाली ऑब्लिगेशन ऑप्ट ही नहीं कर सकता। तो जो पिछला एग्रीमेंट वॉइड है वो वॉइड ही रहेगा। हाँ, एक नया एग्रीमेंट तू कर ले, वो वैलिड होगा। सपोज गुड नेम नुमान, नुमान के साथ मैंने एग्रीमेंट किया अपनी 17 साल की एज में, वो एग्रीमेंट वॉइड है, कल को वो अलाइव नहीं हो सकता दोबारा, ये वो चेंज नहीं हो सकता, रीस्टोर नहीं हो सकता, रेक्टिफाई नहीं हो सकता अच्छे वर्ड में। लेकिन अगर मैं आज 18 साल के बाद नुमान से एक और एग्रीमेंट कर लूं, ये वैलिड है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो पिछला एग्रीमेंट चलाते भी रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, जब भी प्रॉब्लम आएगी पिछली ऑब्लिगेशंस एंटरटेन ही नहीं होनी। क्या बात समझ आ रही है? वो एग्रीमेंट ही वॉइड रहना है। तो इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर एन एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली। आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी। रेटिफिकेशन क्या है? इज अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज हैपेंड, ऑलरेडी हो चुका, मैं उसको एक्सेप्ट करना भी चाहूंगा, नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है जी। 17 साल की उम्र में एग्रीमेंट किया, 20 साल तक चलता रहा। हाँ, तो एक एग्रीमेंट वॉइड है, एग्रीमेंट वॉइड है, चल ही नहीं सकता, नया करो फ्रेश। अंडर दैट एग्रीमेंट कुछ भी चल रहा है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप जो कहना चाह रहे हो, आप पता है क्या कहना चाह रहे हो कि 17 से 18 साल तक तो चलो छोड़ दें सर, 18 के बाद तो वैलिड हो जाना चाहिए ना। मैंने कहा जब वो पुरानी, वो एग्रीमेंट तो पुरानी डेट का है, चले बेशक जितनी मर्जी देर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। नया एग्रीमेंट अगर 18 के बाद हो गया, वो जितनी मर्जी देर चले वो वैलिड रहेगा। ठीक है, आपकी बात में समझ गया था कि 1 साल का इनवैलिड कर दें, बाकी वैलिड रहेंगे। तो पार्शियल में चला गया ना, लॉ इजाजत ही नहीं दे रहा पार्शियल की, लॉ अलाइव करने की इजाजत नहीं दे रहा दोबारा। ठीक है जी, चलो आगे, सबको समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब तुम उसे कॉम्पिटेंट ही नहीं कह रहे, उसको पूरी प्रोटेक्शन देके रखी हुई है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी किस्म की, वो खा जाए उसकी स्टेट लायबल नहीं है, वो पैसे तुम्हारे मॉर्गेज वाले ऊपर खा गया ना, स्टेट लायबल नहीं है, तो फिर उसकी इंसॉल्वेंसी आएगी कहां से? इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है वैसे? बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया निकल जाना। ये कौन सी स्टेज होती है? स्टेज कौन सी होती है? जहां आपके एसेट्स कम हो और लायबिलिटी ज्यादा हो। ये मेरा ख्याल है अकाउंटिंग से तो इतने तो वाकफ हो गए हुए ना सारे। अब जहां लायबिलिटीज ग्रेटर देन हो एसेट से, और भाई जब तुम उसने देने ही किसी के पैसे नहीं, तो फिर और तुम उससे रिकवर कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी लायबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? उसकी लायबिलिटी तो हर वक्त जीरो बैठी हुई है। क्या बात समझ आई है? सो भाई इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। क्या बात समझ आ गई? तो कभी भी माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। अगली बात, माइनर किसी मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो कौन फंसेगा? मेजर। माइनर फिर बच के निकल जाएगा, लॉ फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सपोज नुमान जो है एक माइनर होता, मेरे साथ मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं हम किसी थर्ड पार्टी के साथ। सपोज एक तरफ मैं और नुमान है और दूसरी तरफ गुड बेटे अली के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कल को अगर अली हमारे खिलाफ केस फाइल करना चाहता है कि उसके राइट्स डैमेज हुए हैं या हमने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो केस किसके खिलाफ फाइल होगा? मेरे खिलाफ। सिर्फ मेरे खिलाफ एनफोर्स हो सकेगा, माइनर फिर बच के निकल जाएगा। सो माइनर की प्रिविलेजेस समझ रहे हो? तो ये सारी स्पेशल प्रोविजंस हैं दैट अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन, बच के निकल जाएगा। ठीक है जी,
एक लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज रूल ऑफ एस्टॉपल। रूल ऑफ एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर 10 में सिखाऊंगा, बल्कि चैप्टर 13 में गालबन, तो तभी समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना कह दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम में से कोई झूठी स्टेटमेंट दे देना कुछ सिनेरियोज में, मैं अच्छा वो प्री कंडीशंस हैं कुछ इस सारे रूल ऑफ एस्टॉपल की, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमने वो समझी नहीं चीज़ें। पार्टनरशिप के अंदर जाके रूल ऑफ एस्टॉपल समझाऊंगा, तो तब समझाऊंगा कि आप एक स्टेटमेंट, जैसा कोर्ट ऑफ लॉ में आप एक स्टेटमेंट दे देते हो, ठीक है, और बाद में उससे मुकरना चाहो, से गवाही दे दी आपने और बाद में मुकरना चाहो, मुकरने देगा जज? वो कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, जो तूने कहा मैंने सच मान लिया, अब यही सच है। ये समझ आ रही बात की? तो समझाना ही चाह रहा हूं कि एक स्टेटमेंट दे के बाद में मुकरी नहीं जाती एक बंदा जो है, लेकिन एक माइनर अगर स्टेटमेंट दे दे झूठी तो मुकर जाए बाद में तो कहेंगे कोई बात नहीं, मासूम है बेचारा, ठीक है, इनोसेंट है, माफ करते हैं इसको। सो ये है रूल ऑफ एस्टॉपल आसान लफ्जों में, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। रूल ऑफ एस्टॉपल की बहुत सी प्री कंडीशंस हैं। ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन दिलवा रहा हूं ना, झूठी गवाही के नाम पे कह रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं ना, ये अगर मेजर होगा कल को मुकर नहीं सकेगा अपनी बात से, अपनी दी हुई स्टेटमेंट से, ठीक है। जबकि एक माइनर अगर झूठ बोल भी दे कल को लॉ कहेगा बेचारा मासूम है, गलती से डर के मारे झूठ बोल दिया गया होगा, झूठ तो माफ किया। सो रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ, तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ एस्टॉपल कॉन्सेप्ट क्या है वैसे? कोर्ट कहता है स्टॉप फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट्स दैट यू हैव स्टेटेड अर्लियर। ये जो तूने पहले बोला है ना, जो बयान फरमाया है, अब उससे तू मुकर नहीं, स्टॉप फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट। अब फैक्ट को मत झुटला, वही हकीकत समझे जाएंगे। जबकि यही रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता। अगर ये थोड़ी सी समझ आ गई है ना, तो ये एग्जाम्पल 13 देख लो फिर। जी जी बेटे, क्वेश्चन क्वेश्चन जी जी। माइनर की गवाही, अच्छा एक मिनट ठहरो, सोचने दो। इस केस को मैंने कभी इस तरह देखा नहीं, इस सिविल केस में, कि माइनर की गवाही किस हद तक एक्सेप्टेबल है। विटनेस एज अ विटनेस, नहीं मुझे इस पर स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं मैं इस तरह, ये मैं आपका क्वेश्चन होल्ड कर लेता हूँ, स्टडी करके बताऊंगा, ऐसे गलत हो जाएगा, गलत बयानी करूंगा तो, ठीक है। लेकिन बताऊंगा सिविल केस में, क्रिमिनल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्रिमिनल में नहीं। जी थोड़ा सा ऊंची बेटे। माइनर हो तो एग्रीमेंट ही वॉइड हुआ, फिर तो अली बेवकूफ हुआ जिसने एग्रीमेंट किया, फंसेगा। जी 13 एग्जाम्पल क्लियर? मैंने कहा आप अपनी स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते। एक दफा जब आप कुछ प्री कंडीशंस के साथ, किसने पूछा? आपने पूछा? किसने पूछा? अच्छा, कुछ प्री कंडीशंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल प्री कंडीशंस हैं। जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे वो कहता है जी सामने वाली पार्टी अफर्मेशन भी दे, मल्टीपल पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, तो वो साथ ऐड होते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पढ़ाए नहीं जा सकते, वो पार्टनरशिप के पॉइंट्स हैं। सो कुछ प्री कंडीशन के साथ एक मिस रिप्रेजेंटेशन अगर मैं गलत बयानी कर देता हूँ तो कल को मुकर नहीं पाऊंगा उस बात से, वो मेरी बात सच मानी जाएगी और उसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी जगह माइनर होता, वो ये इस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन करता, तो लॉ कहेगा बेचारा मासूम है, डर के मारे उसने झूठ बोल दिया होगा। बात समझ आ रही है? तो उसकी गलत स्टेटमेंट कल को रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अच्छा हाँ, अब ये हमारे लीगल सिस्टम में प्रॉब्लम है कि अभी तो पहले ये तो फिर कुछ नहीं है, थोड़ा सा और पुराने चले जाओ, अब तो फिर नादरा थोड़ा बेहतर हो गया जो भी है ना, लेकिन अभी भी इतना बेहतर नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। जो लेट भी बेफॉर्म बनवाते हैं वो जो मर्जी डेट डलवा देते हैं पकड़ के। इवन कि आप हॉस्पिटल से भी जो वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, एक्चुअली वो प्रेजेंट करके आप बनवाते हो ना, उसे हेरा फेरी कर लो आप। तो लोग अपनी एज कम कराने के लिए बच्चों की तो वैसी हरकतें कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। हाँ जी, तो वो मजबूरी है, क्या करें, एज पर आईडी कार्ड ही चलना है, जो भी चलना है। एज 18 एज पर आईडी कार्ड होनी है, बेशक तुम 25 साल के क्यों ना हो अंदर से। हाँ जी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ क्लास में बड़े बड़े लग रहे होते हैं, ऐसा है। नहीं कुछ एज किलर भी तो होते हैं,
25-26 साल की उम्र में उनका आइडिया नहीं हो रहा होता कि 25-26 साल के होंगे, ऐसे भी तो लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि बाय आईडी कार्ड चलेंगे, मजबूरी है हमारी, जनाब हमारे पास और कोई एविडेंस, हम नादरा पे ऑब्जेक्शन नहीं डालेंगे, हम फिर आईडी कार्ड के एवज से 18 साल देख लेंगे, बस बात। अब नहीं, अब इतना मेरी बात सुनो, आगे हमारा एक केस डिसाइड होते हुए, वैसे तो आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, हमारा एक केस डिसाइड होते हुए आगे 25-30 साल ले जाता है। तो अगर इस तरह के मामला घुसा देगा तो फिर 2-3 जनरेशन तो केस सॉल्व होने में निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताता हूँ, केस को जब ख़राब करना होता है ना वकीलों ने, तो वो इसी तरह डाइवर्जन्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें निकाल के ले आते हैं, नुक्ते निकाल के ले आते हैं, तो केस होता किसी और डायरेक्शन में, जाता किसी और डायरेक्शन में, घूमता रहता है, डाइवर्ट होता है, ऐसा है, ठीक है। चलो जी चलूँ आगे। 13, अच्छा हमने 14-15 पढ़ा है, नहीं पढ़ी, पढ़े जाए जल्दी से जी 14-15। जी क्लियर, 14-15 सबको, चल सकता हूं आगे फिर। Sound mind for the purpose of contracting. A person is said to be of sound mind if at the time of making contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment so as to its effect upon his, तो ये वही बात है कि अपना अच्छा बुरा सोच सकता हो, जान सकता हो। एग्जाम्पल 16 पढ़िए जरा, साउंड माइंड की और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कुछ टेम्परेरी साउंड अनसाउंडनेस भी है, कुछ परमानेंट भी है, मतलब पैदाइशी पहुंची हुई हस्तियां हैं, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा टोनशन पी पू के कहीं पड़ी होती हैं, ठीक है। सो वो टेम्परेरी अनसाउंडनेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, वही पढ़ने लगे आगे, आगे वही केसेस है। अभी मैंने सिर्फ बताया कि कुछ परमानेंट साउंडनेस है, अनसाउंडनेस है, और कुछ टेम्परेरी, मतलब परमानेंटली दिमाग पहुंच गया है तो पागलखाने जमा करा दिया है, तो ये वो परमानेंट अनसाउंडनेस है। हाँ कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि समटाइम्स फिट्स पड़ते हैं, लुनेटिक इंसान है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए मेडिकेशन के बाद इम्प्रूव हो जाता है, तो वो टेम्परेरी अनसाउंडनेस है। या फिर हफ्ते वाले दिन फिर पीर के उठते हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेरी अनसाउंडनेस। जी बेटी, लुनेटिक मेंटल स्ट्रेन और डिसीज विद पॉसिबली सम इंटरवल ऑफ सैनिटी, ये वही फिट्स वाला टेन्योर थोड़ा सा चलता है, अनसाउंडनेस एक बीमारी है, थोड़ा फिट्स बंदा अनसाउंड रहता है कुछ पीरियड के लिए, मेडिकेशन से इम्प्रूव हो जाता है उसे। सिर्फ जब वो फिट्स पड़ेंगे, और फिट्स मोस्टली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पड़ते हैं, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर कोई यहाँ गया और फिट्स स्टार्ट हो गए तो वो इट मे टेक अप टू वो 24 आवर्स के वो रिकवर होने में दोबारा टाइम लेता है। सो इस तरह ये टेम्परेरी अनसाउंडनेस है। जी तीसरी वाली कैटेगरी तो समझ आई गई होगी, ठीक है, पी के टुन जो हो जाते हैं वो, हाँ चर्सी हो गए, शराबी हो गए, सारे बीच में डाल दो। चलो अब जरा चलें आगे। हेलो, तो लॉ ना यहाँ पे अब इसको जरा स्पेसिफाई करने लगा है। पहले इस प्रोविजन को पढ़ाने से पहले बर्डन ऑफ प्रूफ बताने लगा हूँ। बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ये है कि साबित कौन करेगा। देखो बड़ा आसान है ना कि एक इल्ज़ाम लगा दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जेनेरिकली पहले सुन लो, फिर उसके बाद स्पेशल प्रोविजन की तरफ आ जाते हैं। जेनेरिक ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा और नुमान का एक बल्कि नहीं, हम असल वाला ले लेते हैं। एक केस हुआ नैब और नवाज फैमिली के खिलाफ, याद है वो वाला पुराना जिसमें नाहल हो गए थे, एवनफील्ड वाला, ठीक है। सो एक केस हुआ, नैब ने केस फाइल किया नवाज फैमिली के ऊपर कि इनसे कहें कि इनके वो जो फ्लैट्स हैं वो एक्चुअली इलीगल सोर्स ऑफ इनकम से बनाए गए हैं। ऐसा ही था जी। और आपने अगर देखा हो, शायद अगर आप थोड़े से, वैसे उस वक्त तो आप बच्चे होंगे लेकिन फिर भी आपने कार्टून्स टीवी पे तो देखते ही हैं, तो कार्टून तो उस उम्र में भी देखते होंगे। तो 2 कार्टून्स आते थे, पहला आता था वो कहता था रसीदें दिखाओ, रसीदें दिखाओ, इनसे कहें रसीदें दिखाओ। फवाद चौधरी, वो हमारी तरफ से नहीं, हर पीटीए की तरफ से आता था। दूसरा फिर एक और कार्टून आता था,
वो कहता था नहीं, वो कहता था कि ना हमारे से इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, कौम की बेटी को 2 घंटे बिठाए रखा और 1 टके का इनके पास सबूत नहीं है। होता ये है बेटे, देखो जिंदगी में ना कामयाबी का राज ये है कि अपने हिस्से के बेवकूफ पहले इकट्ठे कर लो। पॉलिटिशियंस ने हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है ग्रुपिंग्स करके ना। तो अब मैंने अपने बेवकूफों को तसल्ली देनी है कि कोई बात नहीं, हमारे पे मुश्किल वक्त है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जबकि रियलिस्टिकली केस कुछ और होता है। रियलिस्टिकली ये बात तो फैक्ट है ना कि वो सोर्स ऑफ इनकम साबित नहीं हुई। अब पॉइंट ये था कि साबित करनी किसने थी। दोनों स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी थी। फवाद चौधरी आगे कहता था इनसे कह रहे हैं रसीदें दिखाओ, रसीदें दिखाओ, ठीक है, और वो आगे कहता था इनके पास कोई सबूत नहीं है, नैब वालों के पास, इन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ली है। अब पॉइंट ये था कि अगर तो ये जेनेरिक है, अगर ये केस स्टडी जेनेरिक होती, एक पार्टी ने दूसरी पे केस फाइल किया होता, तो हु इज द पिटिशनर? नैब। नैब ने इल्जाम लगाया, ठीक है ना, केस इसने खोला ना, नैब ने इल्जाम लगाया। चलो जी मैं इल्जाम लिख देता हूं, ऐसे लिखते हैं, नैब ने इल्जाम लगाया। तो पिटिशनर जो पिटिशनर फाइल करता है, जो पिटिशन फाइल करता है, वो ही साबित करता है कि भाई ये मैंने जो इल्जाम लगाया है ये मेरे पास सबूत है। जर्नल प्रोविजन ये है, द वन हु पुट द पिटिशन विल हैव टू प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है जो केस फाइल करता है, लेकिन अनलेस स्पेशल प्रोविजन कोई कम्स अप तो वो प्रिवेल करेगी। उस केस में क्या होगा, फिर लॉ जिसे कह देगा वो साबित करेगा। अब ये जो केस था ना नैब वाला, ये इनफैक्ट स्पेशल प्रोविजन से बाहर था। इस केस में इल्जाम केस फाइल तो नैब ने किया था, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन नवाज फैमिली। बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे था, बर्डन ऑफ प्रूफ ये इन पे था। इन्होंने साबित करना था कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम पे आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है ये झूठा इल्जाम है, ये देखिए सबूत, ये देखिए हलाल की इनकम। मसला ये था, ये ऐसे शहजादे थे, वो जो प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनने की वो जो तनख्वाह आती थी प्राइम मिनिस्टरशिप की, ये वो साल बाद वो पूरी तनख्वाह जो मिली होती थी वो डोनेट कर देते थे, कहते थे हमें हलाल सूट नहीं करता। अब रियलिस्टिकली अभी भी करते हैं वो तनख्वाह पकड़ के डोनेट कर देते हैं, मतलब हद होती है यार, कोई थोड़ी सी तो लीगल सोर्स ऑफ इनकम रहने दो। सो वो काम, ये वो वाले काम अपनी जगह चल रहे होते थे। अब इनसे कहा गया साबित करो, इन्होंने साबित कर नहीं पाए, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहता, क्योंकि से साबित ही नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा था, गलत बात होगी। मुझे ये कहना चाहिए इस केस साबित ही नहीं हुआ, वीक कर दिया ना केस, उसके बाद केस वीक हुआ तो प्लेटलेट्स भी वीक हो गए, उसके बाद वो लंदन में निकल गए, ठीक है, और आजकल सही हो के वापस आए हुए हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत बड़े भाई की है, नहीं छोटे भाई की है, सॉरी छोटे भाई की है, तो इसलिए कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। केस अभी भी वहीं लटका हुआ है। और अब मैं सिर्फ ये छोटी सी बात बताने लगा हूं, अब बर्डन ऑफ प्रूफ तो इसके ऊपर था। इसका मतलब फवाद चौधरी बात ठीक कर रहा था कि इनसे कहो रसीदें दिखाएं, लेकिन वो कौम को दोनों पार्टी से अवेयरनेस नहीं दी किसी ने भी कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ रसीदें दिखाओ। और वो भी जाके कौम की बेटी को 2 घंटे बिठाया, मरीम नवाज को 2 घंटे बिठाया, और कोई केस इन्होंने साबित नहीं किया, कोई मतलब कि प्रूफ नहीं है। भाई प्रूफ उन्होंने करना ही नहीं था, नैब का काम था ही नहीं एविडेंस लाने का। वो उस तरफ ना जाओ, ये बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं सिर्फ आसान लफ्जों में समझा देता हूँ ना कि ये उसका केस था ही नहीं, तो साबित उसने क्यों करना था। तो आप 2 घंटे जाके वहां बैठे हैं और आपने कहा मेरे पास कोई रसीदें नहीं है, तो फिर आपने तो 2 घंटे खेली पहले ही बैठना था फिर, ठीक है, जब आप कोई सबूत ही नहीं दे रहे हो उनको, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको याद हो तो इमरान खान के खिलाफ भी सेम केस फाइल हुआ था, बट लेटर ऑन उसने एक ही तो बनी गाला की प्रॉपर्टी थी, उसने पकड़ के एविडेंस पेश कर दिया कि जी ये मैच से फ्लैट जीता था और फ्लैट की जो रसीद थी वो बाय बैंक आई हुई थी, थ्रू बैंक आई हुई थी पाकिस्तान में, तो वो प्रोसीड वेरीफाई हो गई। बात समझ आ रही है। तो इस तरह इसने भी साबित करना था। तो मैं समझाना क्या चाहा यहाँ पे सारी केस स्टडी में कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, कोई स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो पिटीशन फाइल करता है वही साबित करता है। हाँ, अगर स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल कर जाए तो लॉ बताएगा कि हु विल प्रूव दैट केस, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, या फिर इसी के लिए एक और वर्ड यूज होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ।
दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं कि साबित कौन करेगा, हु विल प्रूव दैट केस। तो ये पिटिशनर है, ये डिफेंडेंट है। अगर तो कुछ ना बताया हो तो पिटिशनर साबित करेगा, अदरवाइज लॉ बताएगा कि कौन साबित करेगा। चलूं जी अब आगे। सो अब पहली बात आती है जी, अब ये दो प्रोविजन समझना आसान हो जाएंगी क्योंकि दोनों के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, डिफरेंट है। पहला केस, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। मतलब दिन के महीने के अगर 30 दिन है तो 29 दिन बेचारा हवाई जहाज है, ठीक है, बेचारा मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल हॉस्पिटल में है, वट एवर, अनसाउंड है, लेकिन बहुत नॉमिनल से टाइम के लिए ओकेजनली कभी कभी मेडिकेशन के बाद कोई 2-3 घंटे उसके सही हालत में गुजर जाते हैं। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो लॉ यहां तक इजाजत दे रहा है कि वो जो 2-3 घंटे जब वो सही हालत में होता है, ही और शी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, सपोज अज्यूम करो कि मैं पहुंची हुई हस्ती हूं, ठीक है, वो जो हॉस्पिटल में है, और तुमने मेरे उसी मेंटल इलनेस के दौरान मेरी औलाद ने मुझसे पेपर साइन कराए हैं जायदाद के। तो कौन सस्पिशियस बिहेव करता नजर आ रहा है तुम्हें? औलाद ना, थोड़ी सी कि यार ये तो अनसाउंड था, लेकिन वो क्या कहेगी औलाद, नहीं नहीं ये 2-3 घंटे तो अब्बा जी सही थे, सही तरह बात कर रहे थे मुझसे, ठीक है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सस्पिशियस हो गया ना। तो इसीलिए अब देखो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ऐसे एग्रीमेंट को जो इन्फोर्स करा रहा होगा, पार्टी इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू प्रूव दिस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ही उस पर डाल दिया कि तू साबित कर, हाँ तेरा बाप सही था, वो साउंड हालत में था, साउंड माइंड था जब तूने इससे ये पेपर साइन कराए, या जब ये एग्रीमेंट तुम्हारा आपस में हुआ। वो करे, ये उसका हेडेक है, ये उसका हेडेक है, ये उसका हेडेक है। नहीं करेगा तो इंतकामी कार्रवाई ली जाएगी उसके साथ, जैसे इधर हो रही थी। कौन सा? वो मैं अभी नहीं कर रहा ना, मैं एक डोमेन में रहना चाह रहा हूँ, वरना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस डोमेन में फैसला करें। अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, साबित कौन कर रहा है। क्या बात समझ आ गई जी? और उस अच्छा अब जरा देखना, इस बेटे ने एक रेफर किया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, उस केस में साबित कौन करता है? द वन हु इज इन अ डोमिनेटिंग रोल। अब इन दोनों में से, बाप बेटा में से डोमिनेटिंग रोल में कौन है? बेटा, क्योंकि बाप तो इनफीबल्ड ओल्ड मैन है, बेचारा डिपेंडेंट है बेटे पे। सो दोनों केसेस में आंसर रुका उसी के नाम का निकल रहा है, ठीक है, लेकिन हम फैसला भी इसके हवाले से कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अगर ये बात समझ आ गई तो एक एमसी कुचल की प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 है, जरा देख ले, बल्कि इकट्ठे देखते हैं, दोनों इकट्ठे देखते हैं, पहले अगली बात भी सुन लें। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, मैं मंडे टू फ्राइडे बेहतरीन दिमागी तवाजुन काम करता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, सिर्फ सैटरडे या संडे को, सैटरडे को पीता हूं, मंडे को इंशाल्लाह सही हालत में उठता हूं। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, सो बस मैं सैटरडे संडे कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पोजीशन में नहीं हूं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। अब अगर एक बंदे का दिमागी तवाजुन बिल्कुल दुरुस्त रहता है, एक आधे दफा चलो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे के लिए स्लिप भी हो गए, डी ट्रैक भी हो गए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई सस्पिशन है नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में शायद मैं बहाना बनाना चाहूंगा कि यार बहाना बना के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तो लॉ ने इसलिए चेंज कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ, पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू प्रूव दिस। अब जो बच के, ये क्या हो गया, अच्छा, अब जो बच के भागना चाह रहा है, जो तोड़ना चाह रहा है, वो साबित करे कि वो अनसाउंड था। क्या बात समझ आई है? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन एक 11 और कौन कौन सी थी, 11 और 10 और 11, बस ये देखते हैं और क्लोज करते हैं क्लास को। अगली क्लास में जरा जल्दी शुरू करना चाह रहा हूँ जुम्मे की वजह से। अच्छा जी, जी पढ़िए जी 10, हाँ ठीक है 10 पढ़िए पहले जी। और ये देखिए ओरिजिनल केस है मोहनलाल वर्सेस विनायक का, पढ़िए जी, देखिए समझ भी आती है। ये तो वैसे विनायक की माँ जो कह रही है, तो हर माँ यहाँ पे कह रही है कि जम्मा ही कराया क्या मैंने।
जी जी किधर है अच्छा विनायक क्या कहते हैं अच्छा ठीक है प्रूव ठीक है सर जब वो ऑलरेडी प्रूव हो गया है तो फिर दूसरी पार्टी कैसे एनफोर्स करवा सकती है? ओके और सबका सेम प्रॉब्लम है नहीं अच्छा देखो विनायक एग्री टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ इतने मिलियन की फॉर इतने मिलियन टू मोहनलाल ठीक है विनायक की मदर ने प्रूव किया कि that he was lunatic by birth specify on whom honors approved lies under the condition if m that m wants to enforce that contract अच्छा जी अब ये कौन सा केस बन रहा है आपका पहला केस ऐसा ही है कि ओकेजनली हम लोग अनसाउंड रहते हैं ओकेजनली पहला केस बन रहा है ना ओकेजनली अनसाउंड और सॉरी यूजुअली अनसाउंड और ओकेजनली साउंड माइंड तो किसने प्रूव करना था द वन हु इज इन एनफोर्सिंग द लॉ तो बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन एम अच्छा अब आपका क्वेश्चन क्या आप पूछो बेटे सर वो ये कह रहा है ना कि मोहनलाल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना चाह रहा है इसलिए वो प्रूव करेगा हाँ लेकिन ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि वो पागल है दूसरा हाँ तो ये वो पागल है तो वो एनफोर्स मतलब उसका प्रूफ वैलिड कहां से होगा देखो मे बी सर्कमस्टांस देखो ये तो जब इल्जाम लगाया जाता है जब इल्जाम ये मदर उसकी जो विनायक की मदर है ये क्या है एक तरह से एक इल्जाम है एक दावा है ना देखो मैं प्ली लूंगा है विनायक की मदर तो उसको डिफेंड कर रही है नहीं कहाँ डिफेंड कर रही है क्या डिफेंड कर रही है Prove that he was a lunatic. हाँ तो अपने हिस्से की प्ली तो लेनी है ना विनायक की माँ ये प्ली ले रही है कि भाई मेरा मुंडा तो पागल है यूजुअली पागल है ठीक है ओकेजनली कभी कभी ठीक हो जाता है तो ठीक है ना मैं समझाना चाह रहा हूँ ये जब देखो जब मैं इल्जाम लगाऊंगा तो इल्जाम में मेरी भी तो कबूली होगी जब नैब ने यहाँ पे इल्जाम लगाया तो नैब ने भी तो कहा इन्होंने इलीगल सोर्स ऑफ इनकम से बनाई है तो ये भी तो साबित कर सकते थे अदर वे अराउंड इमरान खान पे भी सेम इल्जाम लगा कि बनी गाला का जो प्रॉपर्टी है वो तूने इलीगल सोर्स ऑफ इनकम से बनाया है उसने उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया तो फिर मदर रोई ना बाद में इस केस में नैब ने भी सेम केस फाइल किया ना इस केस में नैब विनिंग स्टेज में नजर आ रही है उस केस में नैब ने इमरान खान के खिलाफ फाइल किया और इल्जाम तो यही था इलीगल सोर्स ऑफ इनकम से बनी गाला बना है जबकि इस बंदे ने जब प्रूफ किया तो अदर वे अराउंड प्रूफ किया तो इल्जाम तो इसने भी लगाया था दावा तो इसने भी किया ना तो ये भी दावा ही है ना समझाना चाह रहा हूं उस एक हाँ अज्यूम करें क्या मतलब नहीं वो प्रोविजन ऑफ लॉ है हम उससे फैक्ट्स जोड़ रहे हैं उससे फैक्ट्स जोड़ रहे हैं वो जिधर कंफ्यूज हो रहा है ना वो किसी और चीज पे वो कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों जा रहे हैं हम जब वो प्रूव्ड है ऑलरेडी मैं उसे ये समझा रहा हूँ वो प्रूव नहीं है वो लिखा इंग्लिश का ऐसा अंदाज है लिखा गया है वो दावा कर रही है कि मेरा बेटा पागल है जिस तरह यहाँ पे नैब ने दावा किया प्ली बनती है ना लेकिन प्रूव लिखती है तो क्या इंग्लिश है ना लिखने का अंदाज है सो इट्स अ प्ली फ्रॉम दैट साइड पढ़ो अगला भी ये हो गया क्लियर तो फिर जरा अगली भी पढ़ लो प्लीज ये 11 भी बस पढ़ो और छुट्टी करो जाओ आजो 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 बेटे बैठ जाओ बस क्लास खत्म होने लगी है जब ये केस लेकर जाएगा तो इससे ड्रिंकिंग की सजा नहीं रहेगी उसको 1 मिनट के लिए ज़्यादा रख ले खुदा का वास्ता पहले कर ले तुम्हारे जितने जो लास्ट स्टैटिस्टिक इशू हुए तुम्हें पता है ना लाइसेंस के कोटे इसके लिकर का कोटा होता है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए इशू होता है तो जितना पिछले 1 साल में लिकर बिकी है ना उसके मुताबिक इस मुल्क की आबादी ना 90% नॉन मुस्लिम है उसी कोटे पे ठीक है समझ रहे हो हाँ तो उनके लाइसेंस उनके नंबरों पे लाइसेंसों पे तुम जाके शराबे पीते हो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी इमाम है नॉट तुम बता रहा हूँ ओके बच्चों अल्लाह हाफिज कोई क्वेश्चन तो नहीं
भागो